तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना ही स्टार्ट किया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो अगर चाहते हैं आप मेरे चैनल से जुड़ करके पढ़ना, तो आप बिल्कुल पढ़ाई करें अच्छे से। तो मैंने अब तक त्रिकोणमिति चैप्टर, समांतर श्रेणी चैप्टर और पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का सॉल्यूशन अपने वीडियो में दे चुका हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो अब मैंने सेलेक्ट किया हुआ है चैप्टर वास्तविक संख्या को। तो अगर चाहते हैं आप मेरे चैनल से जुड़ करके पढ़ना, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने कॉपी को लेकर के बैठ गए हैं और कलम को लेकर के बैठ गए हैं और मेरा वीडियो अब देखना ही स्टार्ट करेंगे आप। तो चलिए अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला को। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला को। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला हाँ √81/2 है एक। तो ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए √81 में क्या बोला है, 2 बोला है ना। तो अगर हम बोले कि 81 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि 9 होगा। बटे में क्या है, 2 है। तो 9/2 जो है ये अपरिमेय संख्या तो नहीं दिख रहा, पूर्णांक संख्या तो नहीं दिख रहा। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं दिखा, पूर्णांक संख्या नहीं दिखा। हमको दिखा तो परिमेय संख्या दिखा, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, परिमेय संख्या। यानी कि ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, यहां पर बोल रहा कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। चलिए 192 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं पहले। तो 2 से पहले कैंसिल कराएंगे, तो 2 9 18, 2 6 12। 2 से कटाएंगे, 2 चौका 8, 8 दूनी का 16। फिर 2 से कटाएंगे तो 24 दूनी का 48। 2 से कटाएंगे 12 दूनी का 24। 2 से कटाएंगे 2 6 12। 2 से कटाएंगे 2 3 6 और 3 से कटाएंगे 3 एकम 3। अब देखिए 2 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है। तो 2 का पावर 6 हो गया, 3 का पावर 1 हो गया। लेकिन हमसे पूछ रहा कि 2 का घात क्या होगा। तो 2 का घात कितना है, 6 है। तो 6 आंसर। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का 6 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करना, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बोला यदि भाग एल्गोरिथ्म a = bq + r में a = 72, q = 8, तो a बराबर क्या बोला हुआ है, 72 बोला हुआ है। q बराबर क्या बोला हुआ है, 8 बोला हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अब क्या पूछ रहा हमसे, r = 0, ये भी लिख देते हैं। r बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला ना, तो b का मान क्या होगा। देखिए हमारे पास दिया हुआ है भाग एल्गोरिथ्म a = bq + r दिया हुआ है, a = bq + r दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे और हमारा b का वैल्यू आ जाएगा। a का वैल्यू कितना है, 72 है। b का वैल्यू छोड़ दीजिए, q का वैल्यू कितना है, 8 है। r का वैल्यू कितना है, 0 है। तो देखिए यहाँ पर 72 हो गया और यहाँ पर 8 भी हो गया है ना। अगर 0 में 0 जोड़िएगा इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ऐसे करके कैंसिल कराते हैं। 8 9 72, तो b बराबर कितना हो गया हमारे पास, 9 आ गया। ठीक है, तो b का मान पूछ रहा, 9 आ गया। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं कौन सा सही है। तो 9 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ऑप्शन को थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। 2/15 बोला हुआ है। फिर इसके बाद 11 ऑप्शन नंबर बी बोला हुआ है कि 11/160। ऑप्शन नंबर जो सी बोला हुआ है वो बोला हुआ है आपका 17/60। और ऑप्शन नंबर डी क्या बोला हुआ है, 6/35। ठीक है, चलिए
तो हम लोग इसको सबको अच्छे से सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर इनमें से कौन सा शांत दशमलव प्रसार है ना। तो चलिए देखते हैं। आप आपको बता दें पहले कि शांत दशमलव प्रसार के लिए जो हर होना चाहिए, हर ना, वो a का पावर m इंटू a का पावर m लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, रूप में होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने क्या बोला, जो यहां पर हर है, जैसे यहां 15 है, हर है, इसको हर बोलते हैं। ये हर है हमारा, ये हर है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो जो हर होगा ना, वो 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n का अगर रूप का होता है तो हमारा कोई भी यहां पर जो परिमेय संख्या दिख रहा वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं। अगर 15 को हम लोग देखते हैं ना, 15 को, तो वो होता है 3 गुणे 5। तो हमारे पास देखिएगा ध्यान से, 15 जो है वो 3 गुणे 5 होता है। तो 3 गुणे 5 जो हो गया, क्या इसमें 2 आया हुआ है? जैसे यहां पर 2 है, नहीं आया हुआ है। 5 तो आया हुआ है लेकिन 2 नहीं आया हुआ है, एक्स्ट्रा हमारे पास 3 आया हुआ है। तो ये हमारा शांत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 11 बटे में 160 दिया हुआ है। अगर हम 160 को तोड़ना ही स्टार्ट करें, आपके सामने देखिए 160 को तोड़ना ही स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 80 दूने का 160, 40 दूने का 80, 2 से घटाएंगे, फिर 20 दूने का 40, 10 दूने का 20, 2 पचे 10 और 5 एकम 5। अगर देखें आप तो 1 2 3 4 5, 2 का पावर कितना आ गया, 5 आ गया, और 5 का पावर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि हमारा जो काम है वो हो गया। 2 है ना, 2 है, m है पावर में, m पावर में कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है, m की जगह पर कुछ ना कुछ हो सकता है। 5 है तो यहाँ पे 5 है, n की जगह पर कुछ ना कुछ हो सकता है, तो हो गया। यानी कि 2 का पावर 5 और यहाँ पर 5 का पावर 1 आ गया, जो किसके रूप का है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है। तो इसी के चलते हम बोल देंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, शांत होगा। 11 बटे में 160 जो होगा ये क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। आंसर में आ रहा क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो गया हमारा, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ बोला यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा। अगर सारे ऑप्शन की बात करें तो आपको Q नजर आ रहा होगा, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q। तो हमको चारों ऑप्शन में Q नजर आ गया। तो Q एक पता है क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब समझते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके करते बढ़ते चला जाएगा। तो बोला कि इनमें से कौन सा जो है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से ऐसा कौन है जो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर मान लीजिए कि हम Q के जगह पर 1 भरते हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास, Q जो है वो क्या है, यहाँ बोला हुआ धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए 8 एकम 8, 8 एक 9, 9 जो हो गया ये क्या आ गया, 9 जो है जो हमारे पास है, क्या ये विषम पूर्णांक है, तो 9 जो है वो क्या है, वो विषम पूर्णांक है। तो यहां बोला कि विषम पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तो ये तो विषम पूर्णांक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ। अब देखते हैं ये वाला, यहां पर 8 एकम 8 हो जाएगा, अगर 1 रखते हैं Q की जगह पर, तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 8 4 कितना होता है, 12। तो ये क्या है, यानी कि ये 12 जो है, क्या ये विषम पूर्णांक है, नहीं, ये 8 4 12 हो जाएगा। 12 क्या है, एक क्या है, यानी कि सम पूर्णांक है, क्या है ये, क्या है, सम पूर्णांक आ रहा। अगर आप इसके जगह पर कुछ भी रखें Q के जगह पर ना, जैसे देखिए 2 रखते हैं, 8 दूनी का 16, 16 4 20, 8 3 का 24, 24 4 28, यानी कि ये सम पूर्णांक आ रहा है। विषम पूर्णांक ये क्या है, विषम पूर्णांक ये नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा देख लेते हैं।
ये हमारे पास क्या, हालांकि ये वाला हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन हमारा सी दे रहा, तो ठीक है, सी को थोड़ा बता देते हैं आपको। देखिएगा, अगर हम 8 यहाँ पर क्यू की जगह पर 1 रखते हैं तो 8 एकम 8, और 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है? 11 जो है, क्या ये विषम पूर्णांक 11 नहीं है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। 11 तो हमारा विषम पूर्णांक है, 11 क्या है, विषम पूर्णांक हमारा है। तो ऑप्शन जो होगा ये सी तो होगा ही नहीं किसी भी हाल में। तो विषम पूर्णांक हमारा कौन नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो विषम पूर्णांक नहीं है, यानी कि सम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी को मैं सेलेक्ट करूंगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं बी को ही सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए 5 को हमने बी लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। दो लगातार सम संख्याओं का मस होता है। अगर दो लगातार सम संख्या की बात करें, जैसे में किसी भी सम संख्या की बात कर लें, तो लगातार, ठीक है ना, तो उसका मसा क्या होता है, जैसे में 6 8, ठीक है। तो ये क्या है, यानी कि सम संख्या है 6 8। तो सम संख्या अगर इस दोनों का मसा निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। देख लीजिए करके, 6 8, 6 एकम 6, और यहाँ पर 2 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, तो मसा बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ध्यान दीजिएगा, किसी भी दो सम संख्याओं, लगातार दो सम संख्याओं का मसा जो होता है वो क्या होता है, यानी कि 2 होता है। तो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं ऑप्शन में हमारा 2 जो है वो आंसर किस में है, कौन सा ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 2 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं 2 को सही कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले पेज पर और देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। तो क्या यहाँ पर दिख रहा, नहीं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। तो देखिए, कोई भी एक परिमेय संख्या है और कोई भी अगर अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों को अगर हम योग करते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या होता है। आपको ध्यान रहे कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन को देख लेते हैं कौन सा सही है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, यानी कि बी, यानी कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। मान लीजिए कि हमारे पास दो संख्या है, एक ए है और एक बी है। तो हमारे पास दोनों का जो गुणनफल है ना, वो क्या दिया हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। 8670 दे दिया हुआ है, कितना है, 8670 दे दिया, ठीक है। कोई समस्या नहीं है आपको। अब देखिए, और उसका एचसीएफ यानी कि मसा जो है वो 17 दे दिया हुआ है। हमारे पास जो एचसीएफ है इन दोनों संख्याओं का कितना है, तो 17 एचसीएफ है, ठीक है। अब क्या बोला, तो उनका एलसीएम क्या होगा, हमको एलसीएम पता करना है कि जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, ठीक है। आइए तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लसा गुणे मसा के बराबर होता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 8670 है। और हमारे पास एचसीएफ कितना है, यानी कि मसा कितना है, 17 है। और एलसीएम हमको फाइंड करना है, तो एलसीएम की जगह पर एलसीएम छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, 8670 को हम 17 से भाग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो 17 पचे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 17 एकम 17 और यहाँ पर जीरो रख देंगे, यानी कि 510 आ गया हमारे एलसीएम का मान, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, 510।
क्वेश्चन 8 का 510 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को हम सही कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या है। देखिए 64 और 36 को जोड़ते हैं, 64 36 को जोड़िएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 4 10 का 0 हासिल है, 6 3 9 1 10 का 10 हो जाएगा। तो 100 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, आप बोल सकते हैं कि 10 होता है। ठीक है, तो 10 जो होगा ये एक परिमेय संख्या है, पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो गया। तो देख लेते हैं कि हमारा 9 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये ऑप्शन नंबर ए दे रहा, तो ठीक है बिल्कुल यही हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहां पर क्वेश्चन बोला कि यदि 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10, यानी कि अगर 130 को देखा ना तो ये 15 को अगर 8 को गुणा किया जाए तो 15 8 120 होता है, और 10 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 130 के बराबर हो जाएगा। एवं 15 बराबर 5 गुणे 3 प्लस 0, तो 5 3 15 और यहां पर बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ऐसे करके मसा जो होगा वो 30 और 15 का कितना हो पाएगा। तो देखिए 130 और 15 का जो मसा होगा, अगर आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़े होंगे तो आराम से इसका मसा निकाल सकते हैं। तो हमारा मसा फाइनली कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखिए 130 बराबर कितना दे रहा, यानी कि 15 गुणे 8 प्लस 10 दे रहा है। ठीक है, और इसके बाद 15 बराबर कितना दिया, 5 गुणे 3 प्लस 0, 15 बराबर कितना दिया, 5 गुणे 3 प्लस 0 दे दिया। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूं अच्छा से। बिल्कुल यहां पर 130 जो है ना और 15 का हमको मसा निकालना है, तो अगर देखिएगा आप ध्यान से तो 15 8 120 और यहां पर प्लस 10 कर दिया, फिर हमारे पास r जो है वो 0 के बराबर नहीं आया। फिर हम लोग 15 को यहां पर लाते हैं और 5 गुणे 3 करते हैं, 5 3 15 और यहां पर 0 आ जाता है। ऐसे करते करते तो क्या हो गया, r बराबर हमारे पास 0 हो गया। तो हमारे पास मसा जो होता है वो क्या हो जाता है, यानी कि 5 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है हमारा सही हो गया। यहां पर देख सकते हैं 5 आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी सही कर लेंगे हम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। यहां पर क्वेश्चन बोला कि p बटे में 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। 0.67 को हमको कैसे लिखना है, p बटे में 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में लिखना है। देख लीजिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n और ऊपर में क्या है, p है, तो ऐसे रूप में लिखना है। चलिए हम लिखना बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, इस पॉइंट को हम लोग इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ये पॉइंट को हम लोग उड़ा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे कि यहाँ पर 100 आ जाएगा। साफ सुथरा अगर लिख देते हैं तो 67 बटे में 100 आ चुका। ठीक है, अब आप ही बताइए क्या 100 का जो 100 है इसको हम लोग अभाज्य करने नहीं तोड़ सकते हैं क्या, तोड़ सकते हैं बिल्कुल। 50 होने का 100, 25 होने का 50, 5 पचे 25, 5 एकम 5 हो गया। अगर हम देखें यहाँ पर तो 2 का पावर आ गया है कितना, यानी कि 2 आ चुका है, और इसके बाद 5 का पावर कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। तो हमारा आंसर ऐसे करके आ गया। अब देख सकते हैं p का मान हमारे पास आ गया 67, 2 का पावर 2 आ गया, और यहाँ पर 5 का पावर n जो है ना, यानी कि 5 का पावर 2 आ चुका है। तो मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया आपको। अब चलते हैं ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, सही ऑप्शन को। 67 बटे में 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। 234 की बात क्या हुआ है, ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। 234, ठीक है, तो 234 को अगर हम देखते हैं तो 2 से घटाएंगे, 2 एकम 2, 17 दूनी का 34, 2 से घटाएंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा, 2 5 10, और यहाँ पर 2 से तो कटेगा नहीं तो 3 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा,
और 3 नवा 27 हो जाएगा। फिर 3 से घटाते हैं तो 13 तियाँ 39 हो जाएगा और 13 कम 13 हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 2 का पावर 1, 3 का पावर 2 आ चुका, 13 का पावर 1 आ चुका। तो 3 का घात बोला हुआ है, 3 का घात हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 आंसर आ गया, ठीक है ना। 2 क्या आ गया, आंसर आ गया। ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आया है ये 2 आया है, 3 का घात कितना आ गया, 2। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मैं सही कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, आपको बिल्कुल दिखाई पड़ रहा होगा अच्छा से। यहाँ पर 0.49 ऊपर रैंकिंग दिया हुआ है को P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P कोमा Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q की जगह पर नीचे 0 नहीं है, ठीक है, तभी तो परमेय संख्या बनेगा। और हमको क्या करना है, इसको P बाई Q के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो 0.49 है ना, चलिए हम बिल्कुल P बाई Q के फॉर्म में ला देंगे, ठीक है। यहाँ पर 0.49 है, एक बार फिर से देख लेते हैं, इतना ही ना है, बिल्कुल ठीक है, 0.49 है। हमको P बाई Q के फॉर्म में लाना है, चलिए लाना है, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रैंकिंग है 49 के ऊपर रैंकिंग है। देखिए इसका मतलब हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा ना तो पक्का समझ में आ जाएगा। ऐसे 9th क्लास में क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन 10th में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। x बराबर कितना आ गया, 0.49, और यहाँ पर बार दिया हो ना, इसको बार बोलते हैं, यानी कि ये 4 9 4 9 ऐसे करके करते बार बार आएगा, ठीक है। इसी के चलते इसको बार बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं रैकरिंग या रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला समीकरण दे देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 100 से गुणा कर लेते हैं। 100 से अगर गुणा कीजिएगा इधर साइड में तो क्या हो जाएगा, 100x, और यहाँ पे 100 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 49.49 ऐसे करके होते चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। शायद यहाँ पर समझने में आपको परेशानी हो सकता है, तो थोड़ा सा रुक कर बताते हैं साइड में आपको कि आखिर ये हुआ कैसे। 100 से लेफ्ट हैंड साइड में गुणा करेंगे तो ये में तो परेशानी होगा नहीं होगा आपको, क्योंकि x में 100 से गुणा करना आसान है, 100x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो सुनिएगा। यहाँ पर जैसे मैं 0.49 में 100 से गुणा करता हूँ, 4949 में 100 से गुणा करता हूँ, होता क्या है थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट को हटाते नीचे कितना आ जाएगा, 1 पर कहोगे 0, 4 0 डाल दिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, और 49, और यहाँ भी 49 हो जाएगा, बटे में कितना हो गया, 100। अगर हम इस डबल जीरो को हटाते हैं तो ऊपर क्या होगा, यानी कि पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 49.49 हो जाएगा, ठीक है। 49.49 हो गया, देख सकते हैं, यानी कि 100 से गुणा करने के बाद ये जो पॉइंट है ये आगे चल जाता है 2 अंक बाद, क्योंकि 2 जीरो है ना, तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके 49.49 आ गया है। वैसे ही बिल्कुल अगर हम इस पॉइंट यहाँ पर लगाए हैं ये पॉइंट को, और 100 से गुणा करते हैं, जैसे इधर गुणा किए थे 100 से लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी 100 से गुणा करते हैं, तो ये पॉइंट उड़ करके यहाँ पर आ जाएगा, तो 49 पॉइंट, और यहाँ पर बार बार आगे भी चल करके 49 ऐसे करके आएगा बार बार, ठीक है। तो हम लोग अगर ऐसे करके लिखते चले जाएंगे तो यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं 49 जितना मन उतना, लेकिन मेरे को मन है कि यहाँ पर 4 ही लिखने को, 4 ही संख्या लिखने को। जैसे ऊपर 4 संख्या था, 1 2 3 4, और नीचे भी संख्या कितना हो गया, 4 संख्या हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मेरा काम बन गया। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए, ठीक है। देखिए बताने में बहुत सारा यहाँ पर समय लग सकता है, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे बहुत आसान है, ठीक है। देखिए तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिखना ये जरूरी नहीं है, तो आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखिए 100x हो गया हमारे पास, बराबर 49.49 हो गया, ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, x बराबर 0.49 ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा। अगर 100x में से 1x घटाएंगे कितना आएगा, 99x। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 49 और ये भी नीचे वाला पॉइंट के बाद कितना 49 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि
इधर वाला जो है सब बराबर है और इधर वाला जो है नीचे वाला में भी सब बराबर है पॉइंट के राइट हैंड साइड में, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एक ही जैसा है, इधर जो भी है इधर जो भी है। तो अब देखते हैं 49 में से जीरो जाए कितना हुआ, 49 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर x बराबर पता है, ये x है ना, और यहाँ पर 99 गुणा में है, तो 49 तो इधर है राइट हैंड साइड में और यहाँ पर 99 जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 99 जो है वो इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 49/99 हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 49/99 जो है वो ऑप्शन को देख लेते हैं कौन सा सही है। देखिए 49/99 जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, तो थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा हमको। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। मैं आपको समझाता हूं कि अपरिमेय संख्या इसमें से कौन सा है। हालांकि आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन मेरा काम है समझाना आपको। तो देखिए 49 का वर्गमूल होता है 7, 36 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 6, ये तो परिमेय संख्या निकला, ये भी परिमेय संख्या निकला। 27 को अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 27 का वर्गमूल जो है वो ऐसे रे निकाल सकते हैं। ठीक है, 9 × 3 यानी कि 3√3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हमारे पास है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को लगाते हैं, अपरिमेय संख्या को सही कर लेते हैं। तो सही बताना है आपको कि अपरिमेय संख्या कौन सा है, तो √27 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल निकालेगा तो क्या होगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो ये तो परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है आपको, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी मैंने सही कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है 1। ठीक है, कौन सा होगा, परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ए और बी दोनों होगा, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए 3 + √5 3 - √5 लिख लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 15। और ये क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 3 + √5 3 - √5। ठीक है, ये ना क्वेश्चन हमारा। ठीक है, ओके। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि क्या बोला हुआ है यहाँ पर, गुणनफल करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा यहाँ पर a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होगा। a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -√5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। 3 का जो वर्गमूल होता है वो 9 होता है। √5 का जो 3 का वर्गमूल मैंने बोल दिया, 3 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 9 होता है। √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। तो 9 में से 5 जाएगा कितना हुआ, 4 हो गया। तो 4 हमारा आंसर हो गया। चलिए तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में 15 का जो आंसर होता है वो क्या हो पाता है। हमारा आंसर है 4। ओहो, इसमें से बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। आप ही बताइए पहले, परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या है। तो आप तो बिल्कुल बोलेंगे ही, मुझे पता है कि परिमेय संख्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास आंसर, परिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सही है, परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल मन लगाकर पढ़ते होंगे और अच्छे मार्क्स को लाएंगे। आप बिल्कुल मेहनत करेंगे, आप बिल्कुल ठंडा को नहीं देखेंगे कि कितना ठंडा है, आप रात को उठकर पढ़ेंगे बिल्कुल, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आप बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।